थे, ना कि उसके कपड़े गंदे थे। तो वो, मगर उस तरह के जो फर्स्ट स्टेज वाले लोग होते हैं वो उसमें भी वो नहीं होते राजी, वो यही कहेंगे कि नहीं, कपड़े तो उसी के गंदे थे। मतलब वो किसी भी हालत में अच्छा ही नहीं देख सकते। फिर सेकंड तरह के लोग जो होते हैं वो होते हैं कि जो देखते दोनों चीजें, मगर मेनली फोकस उनका रहता है बुराई पे। उसमें बहुत ही सुंदर एग्जांपल दिया सर, एक डॉग का। मतलब एक बंदा, उसने देखा कि डॉग सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रहा है और सारा सामान लेके, और वो बिलिंग कराने पहुंचा, बिलिंग में उसको चेंज नहीं दिया। तो चेंज के लिए भी उस पे भौंकता रहा जब तक उसने $10 का चेंज उसको वापस नहीं दे दिया, और वो घर गया। घर गया तो उसके मालिक ने उसकी बहुत ही बेकदरी से उसने उसको ट्रीट किया, जबकि उसने फ्लोर नंबर अपना 11th फ्लोर पे उसने लिफ्ट से पूरा सामान लेके पहुंचा। तो भी उसने उसको ऐसे धुतकारा कि बेवकूफ कुत्ता, और ऐसे करके उसको बोला। तो उसको वापस उसने घंटी बजा के जब पूछा तो उसने बोला कि ये इसके लिए नॉर्मल है, ये आज चाबी भूल गया, ये इसकी गलती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो होता है कि इतना आपको, जब किसी चीज के लिए आप थैंकफुल फील कर सकते हो, इतना इतना इंटेलिजेंट कुत्ता है, डॉग है, और फिर आप ऐसे कर रहे हो, तो मतलब वो इन लोग हैं जो इतनी अच्छाई होते हुए भी सिर्फ और सिर्फ फोकस बुराई पे करते हैं। तीसरे तरह के लोग हैं जो बिल्कुल रेयर होते हैं, कि जो अच्छाई और बुराई दोनों देखते हैं, मगर वो अपनी दुनिया में होते हैं, उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना अच्छाई से ना बुराई से। विच इज समटाइम रेयर टू फाइंड, बट हाँ, होते हैं लोग। आज कॉर्पोरेट दुनिया में अगर हम देखें तो अक्सर उसी तरह के लोग होते हैं। और फोर्थ स्टेज है जिसमें आप अच्छाई और बुराई दोनों देखते हो, मगर आप फोकस अपना अच्छाई पे रखते हो और बुराई पे फोकस नहीं रखते हो। एंड फिफ्थ एंड द लास्ट स्टेज की आपको बुराई किसी में दिखती ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छाई दिखती है। तो ये 5 पॉइंट थे, और आइडल स्टेज इज द फोर्थ स्टेज। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकांक्षा जी, थैंक यू सो मच। इतने थैंक यू शानदार सर, तरीके थैंक यू। से आपने प्रिसाइजली मतलब ये पांचों स्टेजेस जो है उनको एक्सप्लेन किया, और इनके एग्जांपल्स भी, जैसे अगर आप देखोगे इसके अंदर जो छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए, वो कहीं ना कहीं हमने नोइंगली अननोइंगली किसी जोक के अंदर, जैसे वो जो लेडी वाला जो था, पड़ोसन के कपड़े गंदे हैं, उसका एक जोक भी पहले बहुत प्रचलित हुआ था। फिर उसके बाद में उसको लोगों ने, जैसे इसी स्टेजेस जो आपने बताया ना अभी, इन्हीं स्टेजेस के हिसाब से, जैसे मैंने इसको पढ़ा था तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि वाकई में इन्हीं स्टेजेस के हिसाब से वो जोक भी था। जो पहला वाला था जो बिल्कुल नेगेटिव थी, नेगेटिव तो किसी की हंसी उड़ाने के हिसाब से उसको जोक बना के लोगों ने पहले पेश किया था। फिर उसके बाद में कुछ स्पिरिचुअल माइंडेड लोग थे, इंटेलेक्चुअल माइंडेड लोग थे, उन्होंने उसको उस हिसाब से पेश किया कि भाई देखो, मतलब उसका हस्बैंड कितना समझदार था कि उसको समझ में आ गया कि मेरी वाइफ की गलती थी यहाँ पर, लेकिन उसने विंडोज क्लीन कर दिए। हालांकि उसके अंदर ये नहीं बताया कि भाई उसके हस्बैंड ने उसको बताया भी था विंडोज के बारे में। इसी तरीके से सारी इसके अंदर फिर स्पिरिचुअल लोग जो है कुछ इस तरीके से जो पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं, उन्होंने बताना शुरू किया कि हमें अपने जो है आंखों के पर्दे साफ करने चाहिए, दूसरों की गंदगी नहीं देखनी चाहिए ना, ऑल दैट। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ये डॉग वाला भी वीडियो कई बार हमने देखा है, अलग अलग उसमें रील्स के अंदर आया हुआ है वो सारी चीजें। कहने का मतलब ये है कि पर्सपेक्टिव जो है, मतलब सिर्फ हमको लोगों में नहीं, अपने फैमिली मेंबर्स के अंदर भी, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी उनकी अच्छाइयों के ऊपर हमको नजर डालनी चाहिए। बुराइयां तो देखिए हर एक में है, ऐसा नहीं कि बुराइयां नहीं है। बुराइयां तो श्री कृष्ण के अवतार के अंदर भी, विष्णु अवतार जितने भी हुए थे उनके अंदर भी बहुत कुछ निकाला है प्रकृति ने। ऐसा तो नहीं कि उनमें भी नहीं था। और वो श्री कृष्ण खुद बोलते हैं कि अगर उसके अंदर बुराई का एलिमेंट नहीं होता तो शायद जो मैंने मानव अवतार लिए थे, उन मानव अवतारों के अंदर और जो ईश्वरीय अवतार जो होते हैं उनके अंदर कोई भेद नहीं होता, और लोग फिर शायद मुझे अलग समझते हैं ना। कई बार आप देखोगे कि बहुत से ऐसे दार्शनिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने इस चीज का क्वेश्चन उठाए हैं बहुत बार ना, कि अगर वो इतने ही बड़े भगवान थे तो फिर क्या जरूरत थी हनुमान को वहां भेजने की, इतने दूर जड़ी बूटी लाने के लिए। वो तो लक्ष्मण के सिर पे हाथ रख के उसको वापस जीवित कर देते, या वो ये कर देते, वो कर देते, है ना। तो वो वाली बात है कि अगर हमें कमी ढूंढना है तो हम भगवान में भी हम कमी ढूंढ ही सकते हैं। तो इंसानों के अंदर तो ढूंढना बहुत आम बात है हमारे लिए, राइट। बस कोशिश ये करना है हमें कि कमी है, उस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हाँ, उस फैमिली मेंबर में, उस फ्रेंड में, हमारे उस स्टाफ मेंबर में या कलीग्स में, जिसके साथ भी हो, जिससे भी हम डील कर रहे हैं, उसके अंदर कमी है। इस चीज को एक्सेप्ट करके ही उसके अंदर अच्छाई को ढूंढना है हमें, कि उसकी कमी को हम किस तरीके से नेग्लेक्ट करके फिर हम उसकी अच्छाई जो है उसको हम
देखें और उसके हिसाब से हम उसके साथ में डील करें। यही एटीट्यूड होना चाहिए। वर्चुअस विजन का मतलब ही यही हुआ इसके अंदर ना। हाँ जी गौरव जी। नमस्ते सर। एक पॉइंट बस मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे आकांक्षा ने कहा कि ये सब मतलब एक इंडिविजुअल की 5 कैटेगरीज है जिसमें आप इंडिविजुअल को एक कैटेगराइज कर सकते हैं। बट एज ए रिलेशनशिप अगर अपन देखी जाए तो फोर्थ जो स्टेज है जिसमें आपको गुड और बैड दोनों दिखता है, बट आप बैड को निग्लेक्ट करके गुड की तरफ जाते हैं, तो दैट वर्क्स फॉर रिलेशनशिप। जैसे हस्बैंड वाइफ का होता है। जैसे अरेंज मैरिजेस में, आजकल तो लव मैरिजेस में ऐसे होता है कि बस अच्छा है, देख लिया, हाँ रह पाएंगे, बट वो बाद में जब रहना शुरू करते हैं 24 घंटे जब एक साथ रहते हैं तब पता चलता है कि यार कितना चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये सब। तो उस सिचुएशन में जैसे जैसे आप करते जाते हैं, जैसे जैसे आप टाइम बिताते जाते हैं अपने स्पाउस के साथ, तब आपको पता चलता है उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, कि क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्या चीज़ सामने वाले में बुराई है जो उसको हमें निगलेक्ट करके हमें सिर्फ अच्छाइयों पे काउंट करना है। तो अगर हम ये चीज़ फॉलो कर रहे हैं तो हमारी एक हेल्दी एंड गुड रिलेशनशिप और हैप्पी रिलेशनशिप रहेगी। तो जो फोर्थ पॉइंट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन सबके लिए, अपन अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, कि हम बुराइयां सब में होती हैं, हम लोग भी परफेक्ट नहीं है, आप मगर मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, बट उस बुराई को छोड़ के अगर आप अच्छी चीजें काउंट करें। जैसे कि एग्जाम्पल बहुत अच्छा से दे रखा था कि आप गुड चीजें लिखें, जैसे शायद आदित्य बिरला जी का दिया था, जब वो एम्प्लॉय ने कुछ घपला कर दिया था, बट उन लोगों ने ही व्हाट ही डिड, उसने एक शाम पहले अच्छे पॉइंट्स लिखे उसके, कि भैया ये इस बंदे ने अच्छे अच्छे पॉइंट किए हैं तो इस बेसिस पे मुझे जज करना है। तो उसके हिसाब से हमें आगे प्रोसीड करना चाहिए। तो हार्ड वर्क है, इट टेक्स टाइम, बट अगर वो एक फोर्थ स्टेज आ जाती तो आपको रिलेशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ट्रू, एब्सोल्युटली। हार्ड भी है, थोड़ा सा यस। एफर्ट उसके अंदर डालना पड़ेगा। हार्ड इन द सेंस इस तरीके से कि क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, आपको एफर्ट उसके अंदर इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि उसके अंदर ये कमी है या उसकी ये गलती है जो भी है, और उसके बाद फिर आप इस तरीके से करते हैं। जैसे फ्रेंड्स के बारे में बोलते हैं ना कि हु इज अ फ्रेंड, जैसे अपने बचपन में पढ़ा सुनते आए थे, अ फ्रेंड इज द वन हु नोज ऑल द बैड थिंग्स अबाउट यू येट ही लव्स यू। है ना, कि आपके बारे में बुराइयां उसको सारी चीजें पता है, लेकिन उसके बावजूद वो आपसे प्यार करता है, आपके साथ में रहता है, आपकी दोस्ती उसे मंजूर है, वो सारी चीजें। और आइडियल स्टेज की जैसे बात कर रहे हैं, फोर्थ वाली स्टेज, वो बिल्कुल आइडियल स्टेज इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप्स को हमें अगर बढ़ाना है, रिलेशनशिप्स को अगर मेंटेन करना है, उनका हार्मोनियस अगर रहना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए फोर्थ स्टेज बहुत ज्यादा जरूरी है। फिफ्थ स्टेज तो बिल्कुल उन लोगों के लिए आते हैं, कनक दीदी जैसे लोगों के लिए, कि गलती देखनी ही नहीं है हमें बिल्कुल भी। जो भी अच्छाई, थोड़ी बहुत भी जो अच्छाई दिख गई उसको मैग्नीफाई करना, और उसी के हिसाब से हमें सारी चीजें करना। तो वो फिफ्थ स्टेज जो है वो हम सभी के लिए तो बिल्कुल परे वाली स्टेज है। और फोर्थ स्टेज इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग बहुत से इस तरीके के जो है ना सांसारिक उन चीजों के अंदर घिरे हुए रहते हैं, हर तरीके से हर बार घिरे हुए रहते हैं। कई ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पर हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। जैसे गौरव जी बोल रहे हैं, जो गौरव जी ने एग्जांपल दिया मैरिजेस का, लव मैरिजेस और अरेंज मैरिजेस, तो दैट इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग ईच अदर। सिर्फ उतना ही है उसके अंदर, है ना। वो उसको आप चाहे कॉम्प्रोमाइज का वर्ड जो अगर दे दोगे तो वो फिर वो एक नेगेटिव, और वो उसके हिसाब से आता है कि आपने उसको एक भार जो है वो उठा लिया है शादी का, बिल्कुल, है ना। और एक्सेप्टिंग ईच अदर इज कि आप उसको न्यूट्रली, मतलब पूरी तरीके से, ठीक है हमें भी पता है कि हर एक एक दूसरे के अंदर कमी है, लेकिन उस चीजों को हमने एक्सेप्ट किया, और उन चीजों को एक्सेप्ट करते हम आगे बढ़े। राइट। ग्रेट ग्रेट शेयरिंग। हाँ जी सिल्की जी। हेलो सर, हेलो एवरीवन। बहुत अच्छे से समझाया है सर ने, आकांक्षा जी ने, गौरव जी ने। वही मेरा भी वही पॉइंट है। मुझे भी पढ़ने के बाद यही लगा कि सब कुछ डिपेंड करता है हमारे नजरिए के ऊपर। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट हो, उसके अंदर सिर्फ खूबियां ही खूबियां हों। तो वो हमारे नज़रिए के ऊपर बिल्कुल डिपेंड करता है कि हम उनको किस नज़र से देख रहे हैं। उनकी खूबियों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं, या उनकी कमियों को देख रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो हमारा जैसा बोलते हैं ना, हमें जैसा दिखता है वैसा होता है। दूसरा, मैं इसको थोड़ा सा रिलेट कर पा रही हूँ मैनिफेस्टेशन से। जैसे कनक मैम हमेशा बोलती है ना कि हम जब किसी चीज़ को नेगेटिवली देखना शुरू करते हैं, नेगेटिव बोलना शुरू करते हैं, इमेजिन करना शुरू करते हैं, तो हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं, और वही चीज़ें होती जाती हैं, वही चीज़ें दिखती जाती हैं हमें हर जगह।
तो वही है कि उसमें जो लेडी का एग्जाम्पल दिया था, जो अपने पड़ोसी को देखती है कि गंदा कपड़ा, रोज उसका कपड़ा गंदा, वो धो के पसार रही है, तो उसका नजरिया उसके प्रति वही हो गया, वही इमेजिनेशन करती है तो उसको रोज वैसा दिखता है। और उ- उससे उल्टा जो उसके हस्बैंड का नजरिया था, उसने गंदगी में भी उसने ये निकाला कि उसके कपड़े गंदे नहीं थे। हमें अपने नजरिए को चेंज करने की जरूरत है। हमारा जो विंडो है उसका ग्लास गंदा था, तो एक ग्लास तो हमारे नजर के ऊपर भी चढ़ी हुई है, जिसको हमें हर वक्त साफ करने की जरूरत है। किसी को भी कुछ बोलने के पहले, उस आदमी के बारे में कुछ जजमेंट देने के पहले समझने की जरूरत है कि क्या इसके अंदर सिर्फ कमियां ही कमियां हैं या कुछ खूबियां भी हैं। तो ये चीज़ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अडॉप्ट करके चलना चाहिए हमें। एंड बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है। हमें इस क्लास के जरिए आज जो हम लोग का ये पूरा डिस्कशन हो रहा है, वी आर वेरी लकी कि हमें पता चल रहा है कि अच्छा ऐसा होता है कि हमारा नजरिया भी गलत होता है, हमेशा सामने वाला ही गलत नहीं होता है, या अगर सामने वाला गलत भी है तो भी हम उसको सही बना के देख सकते हैं। तो एटलीस्ट इस क्लास के जरिए वी आर लकी कि हमें पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ कमी हमारी भी हो सकती है, हमारा नजरिया भी गलत हो सकता है, हमें चेंज करना चाहिए, और जो कि इम्पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस के थ्रू वो भी होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं रहता है कि कमी हमारी भी है, हम गलत तरीके से देख रहे हैं, हम इसको सुधार कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर से मैं वो ललिता मैम वाली बात है कि हर चीज में हमें अपने ऊपर ही वर्कआउट करना है, अपने सोच के ऊपर कंट्रोल, अपने देखने के ऊपर कंट्रोल, ये सब करना बहुत जरूरी है। वो किसी भी रिलेशनशिप पे अप्लाई होता है, चाहे स्पाउस का हो, बच्चे के साथ हो। बच्चे को भी हम लोग बहुत डांट लगाते हैं हमेशा, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, बस सिर्फ बातें बनाते हो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है, तुम जिंदगी भर ऐसे ही रह जाओगे, ये हम लोग हमेशा बोलते हैं। बट हम लोग को एक टाइम स्थिर बैठ के सोचना चाहिए, क्या मेरे बच्चे के अंदर सिर्फ बुराइयां ही बुराइयां हैं, सिर्फ कमियां ही कमियां हैं? तो ऐसा नहीं होता है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम लोग तो आजकल बहुत सारे रील्स वगैरह में भी देखते हैं कि बच्चों को नेगेटिव चीजें मत बोलो मत बोलो, बच्चे वैसे ही हो जाते हैं, वो अपने अंदर वही चीजें एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वही चीजें होने लगती हैं। तो हमें इस एस्पेक्ट से थोड़ा सोचना शुरू करना चाहिए कि क्या हम भी अपने बच्चे के साथ वही चीज कर रहे हैं, उनको उनकी कमियां दिखा रहे हैं और हम भी वही देख रहे हैं। वी ऑल नीड टू वर्क आउट ऑन दैट। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सुल्की जी, थैंक यू। बिल्कुल आपने वही एकदम राइट पॉइंट उठाया कि हमारा नजरिया जो है उसको हमें सही करना पड़ेगा, है ना। बुराई या कमी हर जगह पर है, हर किसी के अंदर हो सकती है, लेकिन हमारा नजरिया उस वक्त क्या होता है उस चीज को देखने का, वो डिपेंड करता है कि हम हमारा टेम्परामेंट कैसा है। और जैसे इसके अंदर जो फोर्थ स्टेज वाली जो चीज बताई थी कि भाई जो अच्छाई भी देखता है बुराई भी देखता है, लेकिन बुराई को नेग्लेक्ट करने की टेंडेंसी रहती है, वो इस वजह से क्योंकि जैसे मैंने बोला कि एफर्ट डालना पड़ता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है, वो बिल्कुल नेचुरल है। ह्यूमन टेंडेंसी, मानवीय प्रवृत्ति जो है वो बिल्कुल नेचुरल है कि हमको नेगेटिव के ऊपर हमारा ध्यान जल्दी जाता है, और इसीलिए हमें एफर्ट डालना पड़ता है कि हमें उससे दूर रहना है। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना सा है, राइट। ग्रेट, थैंक यू फॉर शेयरिंग। हाँ जी सरिता जी, पढ़ के आए हैं? नहीं पढ़े? ओके। और कौन पढ़ के आया है, कौन अपना व्यू शेयर करना चाहता है? ये चैप्टर भी पढ़ना। जमुना जी आप कुछ शेयर करना चाहती है? नहीं सर, मैं पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए अच्छा सब चलिए। कुछ समझ में आ गया, पढ़ना ही बाकी रह गया है। तो जी सबकी जी जी। शेयरिंग सुन ली। मैं पढ़ नहीं पाई थी, इसलिए कुछ शेयर नहीं कर पाऊंगी, अपना व्यू पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता पाऊंगी। थैंक यू। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। नीता जी आप कुछ शेयर करना चाहती है? गुड मॉर्निंग लीडर्स। तो ये बुक ये बहुत ज्यादा अमेजिंग चैप्टर है, क्योंकि कई बार भी हम लोग जो है लोगों में जब गलतियां देख रहे होते हैं, है ना, या लोगों की जो फॉल्ट फाइंडिंग जो होती है ना, और हमें लगता है कि हम उसको शायद सही कराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, हम लोग को कई बार लग रहा होता है कि उसको गलती बता के तो उसको सही सुधार ही तो ला रहे हैं उसके अंदर, है ना। तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। और सिर्फ फॉल्ट फाइंड करना जो है, ये अपने आप में एक अलग ही तरह का नजरिया है जिंदगी को जीने का। जो 5 तरह के लोग बताए हैं उसमें जो पांचवी कैटेगरी है, वो तो सिर्फ भगवान के लिए ही संभव है कि वो सब में सिर्फ अच्छा ही देखे, है ना। बट हम ज्यादा समय तक किसी में अच्छा दिख सकते हैं, तो हम उस फोर्थ कैटेगरी में आ सकते हैं, जिसमें बताया, जैसे आदित्य बिरला का एक एग्जाम्पल दिया उसके अंदर, कि किस तरह से जिस एम्प्लॉय ने बहुत ज्यादा बड़ा नुकसान भी कर दिया, तो भी उन्होंने जो है ये देखा कि उसकी वजह से इतना प्रॉफिट हुआ है, हर बार कंपनी को ये नुकसान हुआ किसी उसकी गलती की वजह से,
तो उन्होंने उसको जो है पनिश नहीं किया, उसको निकाला नहीं नौकरी से, है ना, क्योंकि उनको लगा कि ये चीजें जो है ये एम्प्लॉय जो है ऐसा नहीं है कि इसने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है। कई बार हम लोग जो है सामने वाले को ये इवेल्युएट ही नहीं करते कि उसमें कितनी अच्छाइयाँ और क्या जो है उसमें, मतलब बोलता है सदगुण और दुर्गुण की बात अपन करते हैं। और जब हम लोग ये इवेल्युएट नहीं करते तो हमारे कई बार हम एक तरफा डिसीजन ले रहे होते हैं, इसकी वजह से हमें लग रहा होता है कि ये चीजें जो है प्रॉब्लम मतलब होती है। और यहाँ पे बात यही कर रहे हैं कि जो लाइफ में अगर हमारा एटीट्यूड ये है कि मुझे किसी की कमियां ही देखनी है, तो मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगी, है ना। ये उसी तरह से है कि जब मुझे कमी दिखेगी तो ग्रेटफुलनेस या ग्रेटिट्यूड तो आएगा ही नहीं, है ना। और जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट की बात करते हैं, तो हम जनरली जो है हमारे परिवारजनों में, हमारे दोस्तों में, उनमें ही कमियां देख रहे होते हैं ना। स्ट्रेंजर्स के साथ थोड़ी जाके बताते हैं कि आप में ये कमी है ना। हम अपने परिवारजनों में ही जो है कमियां देख रहे होते हैं, और कई बार जब उनमें कमियां देख रहे होते हैं तो उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और दूसरी बात भी इक्वली ट्रू है कि जब हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनकी कमियां दिखना बंद हो जाती है ना। तो हम लोगों को जब ये एक्सेप्टेंस आ जाता है, जैसे हम लोग अपने प्रेयर में हमेशा ही बात करते हैं कि मैं सभी को उनकी वो जैसे हैं उनके संस्कारों के साथ प्रेम पूर्वक स्वीकार करती हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब मैं कमियां होंगी नहीं, है ना। बट मुझे क्या दिख रहा है, वही वाली बात है कि बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट लगा है, मुझे ब्लैक डॉट दिख रहा है, पूरा वाइट बोर्ड दिख रहा है। ये अपने ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरह से देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली गौर गोपाल दास जी ने यही बोला है कि हम जिस तरह से जो उन्होंने उसका बी का एग्जाम्पल दिया कि उसको सिर्फ और सिर्फ वो जो है ना कोई भी गंदगी नहीं दिख रही थी उसको, सिर्फ जो जैस्मिन का जो वो कार का सेंट था उसकी वजह से उसको लगा कि शायद फूल है ना। तो वो सिर्फ अच्छी चीजों के ऊपर है ना, देखते हैं ना अपन, जो तितली है वो अच्छे फूलों पे बैठती है तो उसको सब चीजें अच्छी दिखती हैं, ऐसा क्या उसको और बाकी और कुछ नहीं है क्या दुनिया में, है ना। बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं बट उसको सिर्फ और सिर्फ वही सुंदरता या वही जो चीज अट्रैक्ट करती है, जो फूल का जो वो नेक्टर है वो अट्रैक्ट करता है। तो हम भी अगर इस तरह से बन सकते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत अच्छी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था वो जो बम्बली बी वाला जो उन्होंने शेयर किया था ना, कि गाड़ी के अंदर एकदम से वो घुस गई और हम, जैसे वो बताते हैं गौर गोपाल दास कि हम दोनों एकदम से पीछे हो गए, हैरी को बिल्कुल लगा रहे बच गए, कितनी बड़ी वो मक्खी थी और ये थी। लेकिन उससे भी मतलब उन्होंने, गौर गोपाल दास जी जो है उन्होंने भी एक सीख लेकर हाथों हाथ उस चीज को बिल्कुल उन्होंने बताया, जैसे नीता जी ने एक्सप्लेन किया कि ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं कि ये इधर उधर किसी गंदगी के अंदर मुंह नहीं मारते। जहां पर इन्हें अच्छे सुंदर फूल दिखते हैं वहां से बस नेक्टर जो है वो लेने के लिए ये लोग जाते हैं और उन्हीं फूलों को ये चुनते हैं, है ना। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। आ, हाँ जी, गरिमा जी कुछ शेयर करना चाहती हैं आप? हाँ जी सर। जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर ये जो चैप्टर अभी जो पढ़ा है इसमें इस चैप्टर से जो समझने को मिलता है वो ये है कि लोगों में दोनों तरह की चीजें होती हैं, अच्छी भी चीजें होती है और बुरी चीजें भी होती है। तो हमें फोकस, ये ऐसा नहीं है कि बुरी चीजें किसी में से निकाल सकते हो आप, या सबसे पहले तो हम खुद की बात करें तो हमारे अंदर दोनों चीजें हैं। तो एक इंसान अगर है तो वो भगवान तो है नहीं कि उसमें सिर्फ अच्छा ही होगा, भगवान के साथ भी बल्कि दोनों ही चीजें मिलती हैं। तो अगर देखना है तो अपने को बुरी चीजों को नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं और अच्छी चीजों पे फोकस करोगे, बुरी का ध्यान नहीं दोगे, तो आपका रिलेशनशिप हो गया या कुछ भी चीज वो अच्छे से स्मूथली चलेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया अभी कि जैसे अभी नीता जी ने बताया हनी बी के लिए कि भाई वो फूल का रस देखने के लिए जाती है, सिर्फ उस पे फोकस कर रही है, आसपास में कोई डर्ट है कुछ है तो उस पे ध्यान नहीं देना है। वो एक एग्जाम्पल अच्छा था। उसके अलावा जो नेबर का एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत अच्छा था कि मतलब दूसरों में कमियां देखने से पहले अगर हम अपना विजन अगर क्लियर करेंगे तो सामने वाला भी बहुत अच्छा दिखाई देगा हमें। अब इसमें जैसे जो 5 तरीके के लोग बताए गए हैं तो उसमें जैसे प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसे जो स्ट्रेंजर्स होते हैं जैसे आपने बताया, एक्चुअली उनसे तो फर्क भी नहीं पड़ता है, तो उसमें हम लोग टाइप 3 टाइप के लोग हो जाते हैं जहाँ पे वी सी बोथ गुड एंड बैड बट वी आर न्यूट्रल टू बोथ। तो वैसा रिएक्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम जहाँ पे आती है, जिन लोगों से हम इफेक्ट होते हैं जो बहुत क्लोज है या जिनसे आपका कुछ ना कुछ अटैचमेंट है, तो वहां पे जैसे मतलब मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मुझे आई अंडरस्टैंड कि मुझे पता है दोनों चीजें हैं अच्छी और बुरी, लेकिन हम लोग बुरा देखते हैं और अच्छी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब टाइप 2 जैसे बिहेव करते हैं। लेकिन होना चाहिए आइडियल जो स्टेज है टाइप 4, जहाँ पे हम लोग हमें बुरे को नेग्लेक्ट करके और अच्छी चीजों पे फोकस करना चाहिए। जो स्टेज आना मतलब टाइप 5 की तो खैर बात भी नहीं कर सकते, टाइप 4 तक पहुंचना बहुत बड़ा टास्क है।
तो उसके लिए भी दिया हुआ है कि नेग्लेक्टिंग द बैड वंस दैट डज नॉट मीन कि हमको उसके साथ प्रैक्टिकली डील नहीं करना है। प्रैक्टिकली डील तो करना पड़ेगा, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इट्स नॉट पॉसिबल कि हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। कई कई बार होती है, आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, कई बार चीजें होती है, बट वो प्रैक्टिस में लेके आना, मे बी मेडिटेशन से, जैसे कनक मैम हमको हेल्प करते हैं, तो उसके थ्रू मे बी हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस में ला पाएंगे अपने आप को, कि भाई हम नेग्लेक्ट करना सीख जाएं और अच्छी चीजों पे ध्यान देंगे तो हम भी अच्छा ही सोचेंगे। तो वो ये सीखा है, और धीरे धीरे इसको अभ्यास में लाना जरूरी है, उस पर काम करना है जी। थैंक यू। परफेक्ट 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 परफेक्ट। बिल्कुल। और जैसे हैरी जब पूछता भी है ना लास्ट के अंदर गौर गोपाल दास से कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम मतलब निग्लेक्ट कर दें बैड थिंग्स को, तो वो बोलते हैं कि निग्लेक्ट करना नहीं है हमें, प्रैक्टिकली हमें उनसे डील करना है। और डीलिंग किस तरीके से करनी है कि अपने माइंड को हमें फोकस करना है कि उनके जो बैड थिंग्स है या उनके जो नेगेटिविटीज है उससे अपने माइंड को हटा लेना है, बस इस तरीके से हमें उन्हें प्रैक्टिकली डील करना है। राइट। और थर्ड स्टेज की जैसे बात करें तो मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे लगा कि थर्ड स्टेज तो वाकई में बहुत ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जब आप ह्यूमन रिलेशंस के अंदर हो और आप शेयर नहीं करोगे कि भैया तुम्हारे अंदर ये गलती थी या तुम्हारा या मुझे ये लगा कि तुम्हारे अंदर ये कमी है या ये चीज गलत है, अगर आप ये शेयर नहीं करोगे तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। जैसे इसके अंदर भी ये बता रहा है कि इट इज वेरी रेयर या इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड सच ए पर्सन, बट समहाउ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है। और एक बार में अगर मैं बताऊं तो मेरी भी कंडीशन कई बार ऐसी हो चुकी थी पहले भी, कि आप बैड और गुड देख के और आपने बस बिल्कुल न्यूट्रल कर दिया कि छोड़ो यार, अगर कुछ बोलेंगे तो फिर कुछ लड़ाई होगी, कुछ बोलेंगे तो फिर शायद उस इंसान के साथ में मन मुटाव हो जाएगा, इसलिए आप चुप्पी साध लो, है ना। क्यों ललिता जी, बचपन में यही सिखाया जाता था ना कि चुप रहो तो ज्यादा बेटर रहेगा, लड़ाई झगड़े को अवॉइड किया जाएगा। राइट। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन वो सिचुएशंस मतलब मैंने देखा कि वो एक तरीके के सुसाइडल सिचुएशंस हो जाती है अगर आप नहीं बोलोगे तो आप हाँ, अंदर धीरे ही धीरे अंदर। धीरे सुधर। जी जी जी। आप अंदर ही अंदर आप कूटते रहोगे, है ना। और सामने वाले को अगर आप नहीं बताओगे तो फिर उसको ये लगेगा कि हाँ शायद मैं बिल्कुल सही करता जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और उसके हिसाब से वो कंटिन्यू करता रहेगा। और फिर वो एक इतना पॉइजनस सिचुएशन आ जाती है एक बार रिलेशन के अंदर कि बिल्कुल या तो फट जाएगा वो रिलेशनशिप पूरी तरीके से। राइट। चलिए ग्रेट, बहुत अच्छा था अभी तक का हमारा ये इस चैप्टर का और इस बुक का सफर, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा भी है। और अब हमें सामने वाला भी समझने लग जाता है आपके एटीट्यूड को। आपके आपके एटीट्यूड को सामने वाला समझने लग जाता है। आप एग्जैक्ट हमेशा अगर पॉजिटिव बात करेंगे उसके सामने, तो वो धीरे धीरे अपने आप समझेगा कि मेरी गलत बात को भी इन्होंने कैसे लिया है। एग्जैक्ट थोड़ा लगेगा था कि आपने ऐसे अच्छे ढंग से सपोर्ट किया है, अच्छे ढंग से किया है, तो लग जाए, बात अच्छी लगे कि उन्होंने कैसे मेरे को बताया है, तो वो इफेक्ट कर जाते हैं। सर आप म्यूट पे हैं। सॉरी, बोल रहा हूँ सामने वाले की एक्सेप्टेंस ही तभी आएगी जब आप रिपीटेडली उसको ये चीज बताओगे, वरना फिर वो उसका भी एटीट्यूड उसी तरीके से चलता रहेगा। जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप नहीं बताओगे तो बिल्कुल बात खराब ही हो जाएगी, सारी चीजें एक पॉइंट पे आगे, है ना। नहीं, एक तो आप हार्श शब्दों में कहते हो उसको कि ये क्या एग्जैक्ट तरीका है तुम्हारा। हाँ। एक आप उसको समझाने के तरीके से कह सकते हैं, तो वो रियलाइज कर लेगा, धीरे धीरे करेगा। आज नहीं करेगा, 4 बार एक्सीडेंट होगा तो वो उस चीज को रियलाइज करेगा। कहना तो पड़ता है, कहना तो फैमिली में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो कहना ही होता है, सब एक से नहीं हो सकते, लेकिन कहने का तरीका अपना अच्छा रखना पड़ेगा। अपने शब्दों का चयन अच्छा करें और सीधे साधे ढंग से उनको समझा दें, वो समझ जाते हैं। धीरे धीरे जो अपने साथ रोज रहते हैं ना, वो अपने को समझने लग जाते हैं कि यहाँ अपन गलत कर रहे हैं, और इन्होंने थोड़े में ही हमको समझा दिया है। वो कहने का तरीका खुद का थोड़ा ठीक करना पड़ता है, वो भी कोशिश से होता है, प्रैक्टिस में आएगा तब होएगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लिखा इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया है, बहुत अच्छा, और सब लोगों ने बहुत अच्छा, जो भी पढ़ के आए सबने अच्छा एक्सप्रेस किया है। अब धीरे धीरे समझने लग गए हैं। ग्रेट। चलिए, बहुत शानदार। थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब जो है ना, सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है हमें। इस चैप्टर को जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज इसको एक बार वापस पढ़िए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो रोजमर्रा के अंदर आप अपने माइंड सेट को लेकर, दूसरों के माइंड सेट, जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जिन इंसानों के साथ में आप डील कर रहे हैं, उनके माइंड सेट को लेकर आपको अगर जरा सा भी मतलब कुछ इस अच्छा तरीके की सोच होती है, या आपको शंका है, आशंका है, तो उसको दूर करने के अंदर ये चैप्टर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। राइट। चलिए, ग्रेट। थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग। और अगला चैप्टर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही कंटिन्यूशन है, करेक्टिंग कॉशियसली, कि कैसे आप लोगों को करेक्ट कर सकते हो एकदम होश और हवास में रहकर। तो मैं चाहूंगा प्लीज आप लोग पढ़ के आइएगा, ताकि इस चैप्टर का सार भी आपको उसके अंदर समझ में आएगा। और ये लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार सीख चुके हैं, लेकिन हम वी टेंड टू फॉरगेट दोज लेसन्स, है ना। हम मानवीय प्रवृत्ति है कि हम भूल जाते हैं। जो अच्छी चीजें हैं उनको हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, गंदी चीजें या जो नेगेटिव्स है उनको हम जल्दी याद रखते हैं, बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक याद रखते हैं। तो किस तरीके से हमें ये चीज को सही करना है, उसके बारे में है वो सारा चैप्टर। राइट। चलिए, तो अब ओवर टू यू दीदी, मेडिटेशन के लिए बस मुझे 15 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं अपने पानी की ग्लास भर के ले आऊं, है ना। तब तक आप, ओवर टू यू दीदी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना खूबसूरत तरीके से सब लोग समझ रहे हैं और एक दूसरे को समझा रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत बात है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आचरण से ज्यादा सीखते हैं। और मैं ललिता जी की बात से भी पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब आप अपनी कोई बात रखते हैं तो सामने वाला आपको समझ चुका होता है कि आप कैसे हैं। और अगर आप कोई बुरी बात कह रहे हैं तो फिर वो बुरा महसूस नहीं करता। इवन कई बार तो ऐसा भी होता है, मेरे साथ स्पेशली ऐसा होता है कि सच में मैं बुरी बात बोल रही होती हूँ, सच में मैं डांट रही होती हूँ, पर लोग मेरी बात को इतना सीरियसली ऐसा बुरा मानने वाली बात फीलिंग्स लाते ही नहीं है। वो ये समझते हैं कि मैं बुरा बोल ही नहीं सकती हूँ। तो मुझे बहुत ही परमात्मा के प्रति आभार महसूस होता है कि परमात्मा, अगर मैं गलत बोल रही होती हूँ तो भी लोग कितने अच्छे हैं कि वो मेरी बात को इतनी सरल और सहज ले रहे हैं। बात है जैसा कि ध्यान की, हम सभी को ध्यान करना चाहिए। ध्यान क्या है, किसका करें, कैसे करें, उसकी मेरे जीवन काल में एक ही पैथी, वैसे तो मैंने बहुत सी पैथियों पे काम किया है, लेकिन एक पैथी मेरी सर्वप्रिय है, जो कि बुद्धिज्म से ली हुई है, आनापान सती ध्यान। केवल और केवल सांसों का ध्यान। इतनी अद्भुत पैथी है ये कि आप परमात्मा को माने या ना माने, लेकिन स्वतः ही एक प्रक्रिया आपके भीतर और मेरे भीतर चल रही होती है, और वो प्रक्रिया है सांसों की। सांसों को पुल बना करके आप जन्म और मृत्यु के इस चक्र को भेद कर सकते हो, भेदन कर सकते हो। आज वही प्रक्रिया हम करेंगे, और उसी प्रक्रिया के दौरान हम छोटी छोटी बातों को अनुभूत भी करते जाएंगे। आप चाहें तो कमर सीधी करके बैठ सकते हैं, आप चाहें आंखें बंद कर सकते हैं, आप चाहें खुली आंखों से भी इसे महसूस कर सकते हैं। क्योंकि मैंने सीखा, ये दुनिया, ये प्रकृति एहसासों की है। अगर आज हम इस प्रक्रिया को अद्भुत अनुभूत कर रहे हैं तो खुली आंखों से भी इसे कर सकते हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी नासिका पर, आती जाती श्वास को देखना है। अपने आप को साक्षी भाव से, ठीक इस तरह से जैसे सीसीटीवी कैमरा कहीं पर लगा होता है, वो हर दृश्य को
कैप्चर करता है। ऐसे ही अपना ध्यान अपनी नासिका पर, अपनी श्वासों पर, इन श्वासों का इतना अभ्यास करना है हमें कि जब जब जरूरत पड़े हम अपना ध्यान इन श्वासों पर ले आए। अब जरूरत कैसी? मान के चलो जीवन में हमारी इच्छा के विरुद्ध कोई घटना घट रही है, तो उस वक्त हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ इस क्रिया पर अपना ध्यान ले आना है। मैं मानती हूं उस वक्त जब कोई कठिन घटना घट रही होती है, और ये बात याद रखना कि सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है, कठिन है थोड़ा, लेकिन बात है अभ्यास की। तो अपनी सांसों को महसूस करें, अपनी नासिका की भीतरी दीवारों पर श्वासों को स्पर्श करें, उस स्पर्श को महसूस करें। अब इसे हमें कहाँ कहाँ काम में लेना है? जब जब हमारे मन के अनुरूप घटना नहीं घट रही है, उस वक्त इसे हम काम में ले सकते हैं। यूं समझो कहीं पर हम जाने में लेट हो रहे हैं, उस वक्त दो विकल्प है, आपको जाना भी है और आप टेंशन भी, स्ट्रेस भी पैदा कर सकते हो, आप परेशान हो सकते हो, आप झुंझला सकते हो, आप चिड़चिड़े हो सकते हो, आप इरिटेट हो सकते हो, या फिर एक विकल्प ले लो, एक टूल ले लो। उस वक्त आपको काम सारे ही करने हैं। जैसे सारे काम करते करते आप चिड़चिड़े भी हो सकते हो, क्रोधी भी हो सकते हो और काम भी कर सकते हो। इसी तरह से अब जो हो गया, जो हो रहा है सो ठीक, लेकिन मुझे अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर जो मैंने आपको बताया परसों मेरे साथ जो घटना घटी, और उस घटना को देख करके मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं थी, मुझे दर्द भी नहीं हो रहा था। मुझे मेरे पैर में अगर थोड़ा हल्का दर्द महसूस हो रहा था तो इसी विद्या की वजह से, कि बहुत दर्द महसूस हो सकता था लेकिन मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इस टूल को इमीडिएट काम में ले लिया। मैंने अपने मन को समझा लिया कि इस वक्त जो घटना घटी है मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी, सिर्फ एक क्रिया, और वो क्रिया है आनापान सती ध्यान। मैं धीरे धीरे उठी, बहुत पैर में शायद दर्द भी था, पर फिर भी मेरा ध्यान सिर्फ सांसों पे था। और मुझे महसूस ही नहीं हो रहा कि मेरे पास वजन भी है, मेरा एक पैर इतना अच्छे से काम भी नहीं कर रहा, पर मैं फिर भी चलती जा रही हूँ। मुझे ख्याल आया मैं अहो भाव से भरी हुई हूँ और मेरा ध्यान सिर्फ सांसों पर है। ये काम था अभ्यास का। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं, और ये जीवन है। जैसे रजस, तमस और सतत, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अर्थात हमारा शरीर इन तीनों गुणों से मिलकर के बना है। तो हम इन तीनों गुणों को यह मान ही नहीं सकते कि ये गुण ज्यादा अच्छा है, ये गुण बुरा है। ये तीनों गुण प्रकृति प्रदत्त है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वायर के लिए ये तीनों तार जरूरी होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक तार न्यूट्रल होता है। बिजली के प्रवाह को बरकरार रखने के लिए एक पॉजिटिव वायर डाला डाला जाता है, एक नेगेटिव डाला जाता है। जीवन भी इसी तरह से चलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता
कि जीवन में हमेशा सकारात्मक 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 घटित हो, या ऐसा भी नहीं होता नकारात्मक 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 घटित हो। ये तीनों का संयोग है, तभी तो जीवन है। तो अपना ध्यान सांसों पर। 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां इसीलिए है कि पांचों ज्ञानेंद्रियों को आपको संतुलित करते हुए अपना ध्यान वहां लगाना है जहां लगाना चाहते हो। तो अपना ध्यान फिलहाल अपनी सांसों पर, श्वास के स्पर्श को महसूस करो। श्वास आई तो आए, श्वास गई तो गई। श्वास की पूरी लंबाई गहराई को महसूस करो। ये बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। जीवन में कितना भी घोर से घोर संकट आ जाए, घोर से घोर दुख आ जाए, अगर इस प्रक्रिया का हम अभ्यास कर लेते हैं तो वो दुख हमें दुखी कर ही नहीं सकता। जीवन में जितनी घटनाएं घटती है वो सारी घटनाएं हमारी प्रतिक्रिया पर निर्धारित होती है। घटना सिर्फ एक बार घटित होती है और उसकी प्रतिक्रिया 99 बार घटित होती है, और फिर हम नया घटनाक्रम शुरू कर देते हैं। अगर हमने सांसों को साथ लिया तो 99 बार जो हम प्रतिक्रिया कर रहे हैं उस प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। और जो हम जीवन में अच्छा बुरा जैसा भी हम अनजाने में प्रतिक्रिया स्वरूप अपने जीवन में घटित करते हैं, उन घटनाओं से बच सकते हैं। इसलिए अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। कल ही मैं किसी से बात कर रही थी, मेरी काउंसलिंग चल रही थी। उन्होंने मुझे बताया कि अब बच्चे बड़े हो गए और मुझे बहुत डर लगने लगा है कि बच्चे मुझसे दूर जा रहे हैं। हर वक्त मुझे ये डर सताता रहता है, बच्चे मुझसे दूर जा रहे हैं। मुझे इतनी बेचैनी हो जाती है, मैं समझ ही नहीं पाता अब मैं करूं तो क्या करूं। मुझे समझ नहीं आता मैं मेरा आगे का जीवन कैसे व्यतीत करूं। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर। हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं एक अनजाना सा भय रहता है कि कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, हमारा क्या होगा। लेकिन जिसका हम अभ्यास कर रहे हैं, ये वो टूल है जो हमें निर्भय बनाता है। अगर मैं निर्भय हो सकती हूँ तो हर कोई निर्भय हो सकता है। अगर मुझे सुख मिल सकता है तो हर किसी को सुखी होने का अधिकार है। अगर मेरे भीतर शांति घटित हो सकती है इस टूल को धारण करने से, इस श्रृंगार को धारण करने से, तो हर किसी को ये टूल मिल सकता है। पूरा ध्यान इसी पर। हम सब चाहते हैं हमारे जीवन में सुख घटित हो, पर कार्य क्या ऐसा ही कर रहे होते हैं। लेकिन ये ऐसा टूल है, अगर हमने इसे साध लिया तो फिर हम कार्य भी ऐसा ही करेंगे जिससे हमें सुख मिले। पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास आई, श्वास गई।
पूरा ध्यान श्वासों पर। श्वास आई तो आई, श्वास गई तो गई। इस क्षण में यही एक अद्भुत घट रहा है। श्वास तो निरंतर चलती है, निरंतर, हर क्षण। लेकिन हम कितना ऐसे महसूस करते हैं। ये सांसों का रहस्य भी बहुत ही अद्भुत है। आप देखेंगे जब कभी क्रोध आता है तो ये सांसें तेज चलने लग जाती है। जब आपको गहरी नींद आने लगेगी, ये सांसें धीमे धीमे चलने लग जाएगी। जब जब किसी तरह का कोई मन में विकार आने लगेगा, ये सांसें अपनी रिदम को परिवर्तित कर देगी। और ये सब कुछ अनजाने में होता है। हमारे भीतर इतना रहस्य निरंतर निर्विकल्प चलता रहता है। लेकिन अगर अपने भीतर हम अपना ध्यान केंद्रित कर लें तो इस रहस्य को हम समझ सकते हैं। और अगर यह है रहस्य हमें समझ में आने लगे तो फिर शांति हमसे दूर नहीं। हम हर क्षण अहोभाव में रह सकते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर हमें कहीं लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, अच्छे की मैं बात कर रही हूँ, तो बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि उस वक्त वो मैं खो जाता है। उस वक्त ये एहसास होता है, परमात्मा तूने निमित्त बनाया, इसलिए अब अब से अब तक हमने सीखा सबको धन्यवाद कहना। लेकिन अब हम सीखेंगे अगर आपको कोई धन्यवाद कहे तो एक ही भाव रखना, हे परमात्मा तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। इस भाव दशा में आ जाना कि करने वाला तो तू ही है। अगर मैं नहीं करती या मैं नहीं करता तो तुझ में क्षमता है, तुझ में ताकत है, तू किसी और को ये कार्य दे देता, पर तूने मुझे चुना, इसलिए तेरा तुझको अर्पण। पहले मुझे लगता था कि मैं धन्यवाद किसी को कह दूं तो मेरे अंदर गुड मैनर्स हैं। अब मुझे लगता है कोई अगर मुझे धन्यवाद कह दे तो क्या मैं तैयार हूं इस जिम्मेदारी को बर्दाश्त करने के लिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मैं तुरंत परमात्मा से कहती, परमात्मा तेरा तुझको अर्पण। अनायास ही मेरे भीतर एक शब्द गूंजने लगता है, ओम तत्वमसि, ओम सि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि, ओम तत्वमसि। तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मुझे महसूस होता है, मैं महसूस करती हूँ परमात्मा तेरी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इतनी जरूरत कैसे कर सकती हूँ कि मैं मेरी वजह से मैंने किया।
अपने आप को पाती हूँ, वो सामर्थ्य ही नहीं है कि मैं ये सोच भी सकूं। इसलिए अब से आप सबको भी अपने व्यक्तित्व को ऐसे ही बनाना, और जैसे ही आपको ये महसूस होने लगेगा कि हाँ, अब ये महसूस होता है कि मैं नहीं, कोई और है, कोई और है जिसकी सत्ता चल रही है, उस दिन आप देखेंगे आप हर हाल में आनंदित हो गए, आप हर हाल में खुश हो गए, आपके भीतर हर हाल में सामर्थ्य हो गया, आप निर्भय हो गए। जैसे परसों जो घटना घटी, उसे याद कर करके मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है। मुझे बहुत आनंद महसूस होता है अगर मैं जब कहीं बाहर ट्रैवलिंग पर जाती हूँ, छोटा सा पिट्ठू बैग, इसमें मात्र एक या दो ड्रेस। मुझे लगता है जीवन अब ऐसा होना चाहिए कि बस दो जोड़ी वस्त्र हो, एक पहन लिया, एक धो लिया, बस। उससे बड़ा कोई आनंद मुझे लगता है, ये मेरा सोचने का तरीका है, नजरिया है। मुझे बहुत आनंद मिलता है। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। जितना भीतर से अपने आप को निर्भर रखेंगे, उतना आभार आ जाएगा, उतना सद्भाव आ जाएगा। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। जब मैं छोटी थी, शायद 10th क्लास में, हिंदी जो विषय होता था, वो दोहे मुझे याद ही नहीं होते थे। कहीं मुझे लगता था कि क्यों हुए कबीरदास जी, क्यों हुए मीराबाई, क्यों हुए रैदास जी, कि ये नहीं होते तो हमें इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता। अब सभी जानते हैं मैं कोई पढ़ाकू तो थी ही नहीं। और आज आप मानेंगे नहीं, मैं इनके दोहे पढ़ती हूँ, एक ही दोहा पढ़ पाती हूँ और आनंदित हो जाती हूँ। जब किसी से बात कर रही थी कल, तो मैं उनको यही समझा रही थी, बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। पशु तो नहीं, पशु भी इतना ही तो सब तो करते हैं कि ठीक है, बच्चे तक तो पशु भी कर लेते हैं, बट मनुष्य इससे आगे की सोचता है। आगे क्या? आगे है ध्यान। ध्यान का प्रचार करें। पहले तो अपने भीतर ध्यान केंद्रित करें, फिर ध्यान प्रचार करें। जैसे आपका जीवन सुंदर बना, वैसा सभी का जीवन सुंदर बने। प्रार्थना। बहुत सुख है प्रार्थना में, बहुत सुख है ध्यान में। अगर सुख नहीं होता तो कबीरदास जी ये नहीं कहते, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरदास जी ये ना कहते, जो तो को कांटा बोए, वाको तू फूल बो। मुझे समझ नहीं आता था ये भी, ऐसा क्यों? आज समझ आता है, आज मैं देख पाती हूँ। आज मुझे ऐसा महसूस होता है कोई पराया तो है ही नहीं। अगर किसी ने कोई बुरा किया है तो जरूर हमारा प्रतिरूप ही है वो, बुरा कैसे हो सकता है वो? और आज मुझे महसूस होता है, जो मेरे ट्रेनर्स थे, जिन्होंने मुझे हार्ड ट्रेनिंग दी, तो मैं कितनी खुश नसीब थी कि उनकी ट्रेनिंग से
मेरे भीतर एक बदलाव आया। इस प्रकृति में एकमात्र वस्तु है, वो है बदलाव। अगर इस बदलाव को आप समझ गए, आप अपना जीवन बदल लेंगे। आप अपना जीवन खुशहाल कर लेंगे। आप सब अधिकारी हो सुखी होने के लिए, निर्भय होने के लिए, खुशहाल होने के लिए, आत्मबोध को प्राप्त होने के लिए। आपको बस चाहना है। आप चाहो, प्रक्रियाएं अपने आप आपके भीतर से बाहर से गुजरने लगेगी। अपना पूरा ध्यान सांसों पर। श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई। अपने आप को अहोभाव से भरो। हे परमात्मा, तेरी ये सृष्टि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इस सृष्टि में मुझे पनाह देने के लिए तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। इतने भीतर कि भीतर से अपने आप निकले। साधु, साधु, साधु। मेरी सांसों धीरे धीरे वापस आए। हाथों की उंगलियों को हिलाए, हाथों का घर्षण करें। अपने चेहरे से स्पर्श करें। बहुत ही खुशनुमा एहसास, आभार में बाहर भीतर परमात्मा को महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए वापस आए। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साधु, साधु। आप सब भी आत्मबोधि बने। आप में सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को पहचानो। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कनक दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इसी भाव के साथ में बस आज का जो सेशन है वो हम यहीं पर क्लोज करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपना फीडबैक जो है वो ग्रुप पे शेयर करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू सभी को, थैंक यू कनक मैम।